दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज देश में मताधिकार को लेकर यानी वोट देने के अधिकार को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारी बहसें चल रही हैं और इन बहसों में एक हिस्सा ऐसा भी है जो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में या भविष्य में कभी जो मताधिकार है उसमें कटौती तो नहीं हो जाएगी। ये एक आशंका जाहिर की जा रही है कि जो सभी वयस्क लोगों को 18 साल या उससे उम्र ज़्यादा जिनकी हो गई, सबको अपना मत देने का अधिकार है, उनको मतदाता बनने का अधिकार है। तो जो संकेत अभी मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि कहीं स्थितियां अगर ख़राब और होती रहीं तो कहीं मताधिकार की सीमा और घट तो नहीं जाएगी, कहीं संख्या उसकी और घट तो नहीं जाएगी, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, हम इस बारे में कोई अटकल नहीं लगाएंगे। नेता लोग या भविष्यवक्ता लोग अपनी अपनी अपने अपने ढंग से आशंका व्यक्त करते हैं, संभावना जाहिर करते हैं। एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आज, और वो ये कि हमारे मुल्क में जो वयस्क मताधिकार है, यानी सभी लोगों को जिनकी उम्र उस वक्त की बात 18 नहीं थी, 21 थी जब ये शुरू किया गया, तो ये कि सबको वोट देने का जो अधिकार है वो हमारे संविधान से मिला। ये अंग्रेजों के संविधान से नहीं मिला, यहां तक कि 1935 के एक्ट से भी नहीं मिला। कानून जो उस वक्त का था, चुनाव तो उस समय भी होता था, आपको याद ही होगा, असेंबलीज के चुनाव होते थे और तरह तरह के और चुनाव भी किए जाने लगे थे ब्रिटिश पीरियड में, बाद के दिनों में। लेकिन उस वक्त जो चुनाव होते थे जिसमें कि इंडियन लोग ही प्रधानमंत्री बनते थे, क्योंकि स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर थे कई समय तक, लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री कहलाते थे, प्रीमियर कहलाते थे। जैसे जम्मू कश्मीर का उदाहरण लीजिए, वहाँ वज़ीर आज़म कहलाते थे। तो इस तरह के जो स्टेट्स थी बहुत सारी, वहाँ पे जो चुनाव होते थे, अब चुनाव अगर आप जानना चाहते हैं कि चुनाव कहाँ कहाँ होते थे, वो भी मैं आपको बता दूं। अब जैसे 11 राज्य था जहाँ पर 1936-37 का जो असेंबली इलेक्शन था वो हुआ था, प्रांतीय असेंबलियों का। उसमें तो मद्रास था, सेंट्रल प्रोविंस था, बिहार था, उड़ीसा था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, असम था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, बंगाल था, पंजाब था और सिंध था। भारत उस वक्त पाकिस्तान में अभी विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात मैं कर रहा हूँ, 1936-1937 की। तो उस वक्त जो चुनाव होता था तो उसमें कौन लोग वोट देते थे? सबको अधिकार नहीं था वोट डालने का। वो सरकार में भाग जरूर लेते थे इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के मातहत सरकारें चलती थीं और उन्हीं के नियम कानून के हिसाब से चलती थीं। कुछ सीमित अधिकार थे, लेकिन उसमें कौन लोग वोट देते थे? वोटरों की संख्या थोड़ी बढ़ी जरूर थी, 30 मिलियन के आसपास हो गई थी वोटर। और ये लेकिन देश की कुल जो एडल्ट आबादी थी, जो सारे वयस्क जो आबादी भारत की थी उस समय, उसके महज 1/6 थी। यानी 30 मिलियन जो लोग वोटर हुए थे उस वक्त 1935 एक्ट के हिसाब से, उसमें 1/6 लोग ही, 1/6 लोग ही मतदाता थे सारी एडल्ट आबादी में। अब आप सोचिए कितने कम लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त था उन दिनों। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इस एक्ट के मुताबिक अंग्रेज बहादुर लोगों के जो वोट देने का अधिकार था किनको था? जिनके पास खूब प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स देते हो सरकार को, यानी टैक्स चाहे वो अपने इनकम का हो या अपने खेत, अपनी जायदाद, अपने कमाई उसका हो। बहुत सारी लैंडेड जो है ज़मीनें जो थीं बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही हाथ में सीमित थीं। कुछ ही खानदान होते थे। जैसे एक ज़िला उदाहरण ले लीजिए, जैसे मेरा ज़िला ईस्टर्न यूपी में, तो मेरे ज़िले में कुछ ज़मींदार थे और उन ज़मींदारों के पास सारी की सारी ज़मीनें केंद्रित थीं और वो लोग वोट देते थे। तो उसमें हमारे जैसे छोटे किसान परिवार में पैदा हुए जो लोग थे, हमारे पूर्वज जो थे, उनको वोट का अधिकार नहीं था। हमने पूछा था अपने पिताजी से बहुत पुराने ज़माने में
कि क्या वोट का अधिकार था उस समय? नहीं था। सिर्फ बड़े लोगों को था, जमींदार लोगों को, बड़े जो अमीर लोग थे, और उसमें भी ज़्यादातर जो लोग थे अपर स्ट्रेटा के थे, कथित अपर स्ट्रेटा, जो सोसाइटी जो थी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अमीर लोग थे। उसमें कुछ आई मीन सबाल्टर्न समूहों के भी जो जमींदार थे, आई मीन जिसको आज के समाज में ओबीसी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनमें भी कुछ लोगों को था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदू ही थे या अपर कास्ट मुस्लिम भी थे। उसमें बहुत सारी जमींदारियां जो उनकी थी उत्तर प्रदेश में खासकर, या दूसरे और प्रदेशों में भी थी, फिर आपके पंजाब के इलाके में थी, उधर जो आप चला गया कश्मीर, आई मीन पाकिस्तान में कश्मीर में तो थी ही। तो इस तरह का मामला था। लेकिन ये कैसे ख़त्म हुआ? इसको ख़त्म आज़ादी की लड़ाई के जो दीवाने हमारे थे, हमारे देश के वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी निगोशिएट भी करते थे ब्रिटिश हुकूमत से और कभी लड़ते भी थे, और लड़ाई जारी रहती थी। उनको मालूम था कि निगोशिएशन और स्ट्रगल ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो आपको बताऊं कि 1928 में एक कमेटी बनी, सभी दलों ने मिलकर वो कमेटी बनाई थी, ऑल पार्टी। उस वक्त भी ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी, और उस समय एक कमेटी बनी थी 1928 में, नेहरू कमेटी उसका नाम था। नेहरू कमेटी से आप कंफ्यूज मत कीजिए, जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, इतने जानकार, इतने विद्वान और इतने प्रतिभा संपन्न थे, और साथ में आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता भी थे। तो उनकी अगुवाई में जो कमेटी बनी 1928 में, नेहरू कमेटी उसका नाम था, उसमें जो तय चीज़ें हुई वो बहुत ही दिलचस्प हैं। और उन्होंने जो रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट में कि भाई स्त्री पुरुष सभी जो होंगे बराबर का अधिकार होगा। इसके अलावा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, संघीय ढांचा होगा सरकार का। इसके अलावा सभी लोग मतदाता होंगे। सभी लोग का मतलब सभी वयस्क जितने लोग हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, जिस बिरादरी के हों, जिस स्टेटा के हों, जिस श्रेणी के हों, उनका वर्ग जो भी हो, उनका वर्ण जो भी हो, अगर वो वयस्क हैं तो मतदाता होंगे। ये 1928 में हमारे देश के लड़ाई लड़ने वाले आज़ादी की उन्होंने ये सोचा था, सोचिए आप। और 1928 में जो सोचा गया उसमें 21 वर्ष का समय था, 21 वर्ष एडल्ट होने का। तो ये बात उस वक्त भी आई थी। उस वक्त उस कमेटी ने कहा था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, ये बात भी कही थी। और यही जो सिलसिला विचार विमर्श का है वो हमारी संविधान सभा तक आया। और हमारी संविधान सभा में जब आया तो एक यूनानिमस व्यू था संविधान हमारे संविधान सभा में कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, और वो हुआ। तो जो असेंबलीज के इलेक्शन होते थे प्रोविंशियल, उसमें ये नहीं मिलता था अधिकार कि सभी लोग मत दें। लेकिन जब 51-52 का हमारा चुनाव आया, 1951-52 का, तो पहली बार भारत में इस चुनाव में आपको मैं बताऊं कि वयस्क मताधिकार मिला। और उस वक्त सुकुमार सेन साहब पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उन्हीं के मातहत ये चुनाव हुआ था, उन्हीं के देख रेख में चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव 51 से 52 के बीच में। और संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तय किया था। आप जानते हैं आर्टिकल 324 से लेकर, और फिर 26 की आजकल बड़ी चर्चा है, 326 की। इलेक्शन कमीशन SIR जो है, यानी बिहार में जो उनका स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, जो बहुत विवादास्पद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कुछ असहमतियां जता चुका है और कई नए सजेशन दे चुका है, उसको वाजिब ठहराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको आजकल बड़ा हाईलाइट किया है कि नागरिक को तय करने का भी शायद उनको अधिकार है, पता नहीं कहाँ से है। लेकिन जिस 326 के हिसाब से, 326 अनुच्छेद के हिसाब से जो भारत में वयस्क मताधिकार मिला, सबको वोट देने का अधिकार मिला, उसी के जरिए आज वोट के अधिकार को सीमित करने का एक जाना अनजाना प्रयास चल रहा है। आश्चर्यजनक है। और ये आरोप लग रहा है, मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या कहेगा। ये तो 28 जुलाई को तय होगा। 28 जुलाई को संभवतः फैसला, बड़ा फैसला आएगा। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि आपको आधार कार्ड स्वीकार करना पड़ेगा, आपको
मतदाता पहचान पत्र भी स्वीकार करना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वयं जारी किया है। आपको राशन कार्ड भी स्वीकार करना पड़ेगा जो सरकार जारी करती है। अभी तक नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब करना पड़ेगा ऐसा लगता है, और 21 जुलाई तक उसने मांगा भी है कि आप बताइए कि क्या आप कर रहे हैं। तो अब आर्टिकल 326 की चर्चा इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन चर्चा कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 326 की लीगेसी शायद नहीं मालूम है, और अगर मालूम है तो वो नज़रअंदाज कर रहा है कि इसी आर्टिकल 326 से हमारे मुल्क में जो वयस्क मताधिकार है वो एसर्ट किया गया था, उसको एक तरह से अमली जामा पहनाया गया था। और आपको बताऊं कि जो हमारा संविधान था उसमें बहुत सारी बहस हुई थी संविधान सभा में इसको लेकर कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और जो बहस को आगे बढ़ाने के मामले में बहुत डिस्कशन जो हुए उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बहुत सारी बातें कही। लोग चाहते थे, क्या चाहते थे, कांग्रेस के बहुत सारे लोग चाहते थे कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का चुनाव तो एक केंद्रीकृत निर्वाचन आयोग चलाए, यानी भारत का जो मौजूदा निर्वाचन आयुक्त है केंद्रीकृत, वो लोकसभा का और राज्यसभा का चुनाव संपन्न कराए। लेकिन राज्यों की जो असेंबलीज हैं उसके लिए अलग अलग स्टेट कमीशन हो, ये प्रावधान भी सामने लाया गया। इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको सिरे से खारिज किया और कहा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे होगा क्या कि राज्य स्तर पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इन कमेटियों में हावी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन जो बनेंगे, और वो जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, वहाँ के कम्युनिटी वाइज जो पॉलिटिक्स है उसमें रोल अदा करना पड़ेगा, करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव और एक न्यूट्रल एम्पायर बनाए रहने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल स्तर पर जो कमीशन बन रहा है वही हर राज्य का भी चुनाव कराए। ये बात कही थी बाबा साहब ने। और बल्कि वो तो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन में जो लोग चुने जाएं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और निष्पक्ष हों, किसी पार्टी के प्रति, किसी सरकार के प्रति उनकी कतई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, वरना ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये चाहते थे। लेकिन आज देखिए आज हो क्या रहा है, समस्या कहाँ शुरू हुई है। जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी इलेक्शन कमीशन की तब तक ये दिक्कत आएगी। अब चुनाव कैसे हो रहा है, आपने तो दे दिया कि प्रेसिडेंट चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पर चुनते हैं? कैबिनेट के। कैबिनेट ही मानी जाएगी ना, क्यों? क्योंकि जो कमेटी है उसमें विपक्ष का एक नेता है कमेटी में, 3 सदस्यों की कमेटी में, एक जो है माननीय प्रधानमंत्री हैं और दूसरे जो हैं जिनको कैबिनेट में किसी और मंत्री को वो चाहें वो हैं। तो इस तरह से माना जाएगा कि मेजॉरिटी जो है जो सरकार है, सरकार जिसको कमिश्नर चाहे, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे उसको बना सकती है। तो ले देकर थ्योरेटिकल की बात छोड़िए, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो दरअसल सरकार द्वारा ही नियुक्त है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और एक अन्य सरकारी मंत्री ये 2 तय करते हैं कि नॉमिनेट किसको किया जाए, और फिर वो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से, राष्ट्रपति के कार्यालय से उस पर मुहर लग जाती है। दिस इज द प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, चीफ जस्टिस भी होने चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे हों सदस्य, एक विपक्ष के नेता हों और एक चीफ जस्टिस हो। लेकिन उसको हमारी सरकार ने नहीं माना, और जब से सरकार ने नहीं माना तब से समस्या और बढ़ गई है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के ज़माने में इलेक्शन कमीशन महा ऑब्जेक्टिव था, महा न्यूट्रल था। उस समय भी गड़बड़ लोग थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी के, बहुत सारे लोगों ने बहुत पक्षधरता की थी, लेकिन अच्छे लोग भी आए थे। अब जैसे जे लिंदो के बारे में कहा जाता है, उनके बारे में, हालांकि उन्होंने छात्र युवाओं के बारे में जो चुनाव है उसके बारे में जो उनके प्रिंसिपल्स आए सामने, उन्होंने जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया वो उचित नहीं है। इसी तरह से टी.एन. शेषन के बारे में कहा जाता था, बहुत ही कांग्रेस के नज़दीक थे वो, लेकिन कई मामलों में बहुत कड़ाई उन्होंने की, निष्पक्षता, पारदर्शिता को आगे लाने में अच्छा काम किया। आप कुरैशी साहब को ले लीजिए, अब कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर बने उनके कार्यकाल को भी बहुत सराहा गया, और बल्कि इतना सराहा गया कि दुनिया की कई पार्लियामेंट इलेक्शंस में उनको एक ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया, ये भी हुआ। तो बहुत अच्छे लोग भी आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। लेकिन आज जो स्थिति है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आम चुनाव में जो मैं बताना चाहता था कि कैसे सब कुछ बदल गया, संविधान
बाबा साहब की अगुवाई में जो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संविधान ने जो तय किया था वो लागू हुआ पहली दफा, और 51 में कोई फर्क नहीं किया गया। चाहे आप अरबपति हों, आप चाहे कारपोरेट हों, आप चाहे बड़े जमींदार हों, या आप हलवाए हों, सब बराबर। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि जो हमारे संविधान ने इंश्योर किया कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिले जो वयस्क हैं, आज स्थिति यह है कि जो गरीब आदमी है वो आशंकित है, वो डरा हुआ है, वो भयभीत है कि क्या उसकी वयस्क मताधिकार की जो शक्ति है वो छीन जाएगी, क्योंकि उसके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं है, वो पढ़ नहीं पाया है पूरी तरह। और बिहार में ऐसे लोगों की संख्या 14% से भी कम है, 14% से भी कम है। तो वो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं हाई स्कूल का, वो उनके पास नहीं है। आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो 2%, 2.4% लोगों के पास ही है। आप मांग रहे हैं कि आप वो लाइए, आई मीन पासपोर्ट लाइए, वो 2.4% लोगों के पास है। और 2.8% और 3% के बीच में आपका बर्थ सर्टिफिकेट का है। सॉरी, मैं वो बोल थोड़ी सी गलती हुई। तो 2.4% पासपोर्ट है, 2.8 और 3% के बीच में बर्थ सर्टिफिकेट लोगों के पास है। तो जिस प्रदेश में इतनी अशिक्षा हो, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो लोगों के पास, कैसे आप उन लोगों के मताधिकार को सुरक्षित करेंगे जब तक कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड या मतदान पहचान पत्र को नहीं एक्सेप्ट करेंगे? इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर जो सुझाव दिया है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत वाजिब है। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता था दोस्तों कि जो पहला हमारा चुनाव हुआ उसमें जो मतदान पड़ा था वो 36 करोड़ की आबादी उस समय थी, 36 करोड़ की 17.32% लोगों ने वो किया था वोट, और 21 साल के ऊपर के सारे लोग थे। 45% वोट पड़ा था। कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, सीपीआई सेकंड पोजीशन पर आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसको 16 सीटें मिली थी। ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बताऊं कि उस चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई थी कि सोशलिस्ट पार्टी भी लड़ी थी, उसको 12 सीट मिली थी। और जनसंघ जो आज देश में राज कर रही है, जो जिसका नया अवतार भारतीय जनता पार्टी, ये उसका पूर्व अवतार है जनसंघ, वो 3 सीट मिली थी केवल। और निर्दलीय जो थे 37, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, उसको 9 सीट मिली थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प उस समय दृश्य था उस चुनाव में। और ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था, 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव गया। 21 फरवरी 1952 को ख़त्म हुआ। कुल 489 सीटें थीं उस समय। और उसके बाद जो ये ब्रेकअप मैंने दिया वो है। तो पहले चुनाव को सैल्यूट किया जाना चाहिए जिसमें पहली बार इस देश के सभी वयस्क लोगों को अपने मताधिकार को यूज़ करने का राइट मिला था। डेमोक्रेसी का एक तरह से सूर्योदय हुआ था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको लीड किया था, डेमोक्रेसी के सूर्योदय को। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपने संविधान में ये सारे प्रावधानों को बेहतर ढंग से सूत्रबद्ध किया। और इसकी शुरुआत मोतीलाल नेहरू 1928 की जो कमेटी थी वहाँ से हुई थी। बहुत दिलचस्प ये सफ़र है। दुखद यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये जो इतना बड़ा सफ़र था, एक मुकाम तक पहुंचा, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का मुकाम, कहीं उसमें कोई दिक्कतें तो आज नहीं आ रही हैं। ये देखना है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो देख रहा है और इस देश के लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, कोई उसकी आलोचना कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ज़रूर अपनी विरासत को भी देखना और समझना चाहिए कि लोग आशंका से ग्रस्त ना हो, उसके किसी भी ऐसे करतब से, किसी भी ऐसे कदम से लोगों में दहशत न पैदा हो, डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट पैदा हो। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।